हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ते हैं और हमारी कहानी का नाम है वीर राजकुमारी। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस कहानी में एक स्त्री अपने दुर्ग की रक्षा के साथ साथ अपनी बुद्धि कौशल से शत्रु को अतिथि मानकर उसका अतिथि सत्कार करती है और शत्रु को परास्त कर महिला सशक्तिकरण का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहला दृश्य, राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी दुर्ग की चिंता ना कीजिए, जब तक उसका एक भी पत्थर से पत्थर मिला है उसकी मैं रक्षा करूंगी। चाहे अलाउद्दीन कितनी ही वीरता से हमारे दुर्ग पर आक्रमण करे, आप निर्भय होकर शत्रुओं से लोहा लें, अर्थात शत्रुओं से मुकाबला करें। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना। यह जैसलमेर के राठौर दुर्गाधिपति महाराज रत्न सिंह की कन्या थी। इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर चढ़ी हुई थी और मर्दानी पोशाक पहने हुए थे। मर्दानी यानी कि मर्दों वाली पोशाक उन्होंने पहनी थी। उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी। कमरबंद में पेशकब्ज, पीठ पर तरकस और हाथ में धनुष था। तरकस किसे कहते हैं? जिसमें तीर रखे जाते हैं, उसे तरकश कहा जाता है। वह चंचल घोड़े की रास को बलपूर्वक खींच रही थी, जो एक क्षण भी स्थिर रहना नहीं चाहता था। रत्न सिंह जिरह वक्त पहले एक हाथी के फौलादी होदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। सामने उनके घोड़े हिनहिना रहे थे और शस्त्र झनझना रहे थे। रत्न सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ धर कहा, बेटी तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है। मैंने तुझे पुत्री की तरह नहीं, पुत्र की भांति पाला और शिक्षा दी है। मैं दुर्ग को तुझे सौंपकर निश्चिंत हो गया हूं। देखना, सावधान रहना, शत्रु केवल वीर ही नहीं, धूर्त और छलिया भी है। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिताजी की ओर देखा और हंसकर कहा, नहीं पिताजी, आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, किले का बाल भी बांका ना होगा। रत्न सिंह ने एक तीव्र दृष्टि अपने किले के धूप से चमकते हुए कंगूरे पर डाली और हाथी बढ़ाया। गगनभेदी जय निनाद से धरती आसमान कांप उठे। एक विशालकाय अजगर की भांति सेना किले के फाटक से निकलकर पर्वत की उपत्यका में विलीन हो गई। इसके बाद घोर चित्कार करके दुर्ग का फाटक बंद हो गया। टिड्डी दल की भांति शत्रु ने दुर्ग घेर रखा था। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी। प्रतिदिन दल गोली और तीरों की वर्षा करता था, पर जैसलमेर का अजय दुर्ग गर्व से मस्तक उठाए खड़ा था। यवन समझ गए थे कि दुर्ग विजय करना हंसी ठट्टा नहीं है। दुर्ग रक्षणी राजनंदिनी रत्नावती निर्भय अपने दुर्ग में बैठी शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। उसकी अधीनता में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे, जो मृत्यु और जीवन को खेल समझते थे। वे अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती और यवन सेना का ठट्ठा उखाड़ती हुई वहां से सनसनाते हुए तीरों की वर्षा करती। वह कहती, मैं स्त्री हूं पर अबला नहीं। अबला यानी कि असहाय नहीं हूं मैं। मुझ में मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। मेरी सहेलियां भी देखने भर की स्त्रियां हैं। मैं इस पापिष्ठ यौवनों को समझती क्या हूं? उसकी बातें सुन सहेलियां ठा ठा कर हंस देती थी। प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था। वह दृढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था। उसने सोचा कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएंगे, दुर्ग वश में आ जाएगा। फिर भी वह समय समय पर दुर्ग पर आक्रमण कर देता था, परंतु दुर्ग की चट्टानों और भारी दीवारों को कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। राजकुमारी बहुधा बुर्ज पर से कहती, यह धूर्त गर्द उड़ाकर और गोली बरसाकर मेरे किले को गंदा और मैला कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा? यवन दल ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप बैठी रही। जब शत्रु आधी दूर तक दीवारों पर चढ़ाए, तब भारी भारी पत्थर के ठेलों और गर्म तेल की ऐसी मार पड़ी कि शत्रु यवन तौबा तौबा करके प्राण लेकर भागे। जो प्राचीर तक पहुंचे उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। प्राचीर यानी कि दुर्ग की दीवार तक। सूर्य छिप रहा था। प्राची दिशा लाल लाल हो रही थी। राजकुमारी को चिंतित भाव से अति दूर पर्वत की उपत्यका में सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। उसे 4 दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था, अर्थात उसे नहीं पता था कि 4 दिन से पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं। वह सोच रही थी कि इस समय पिता को क्या सहायता दी जा सकती है।
वह एक बुर्ज के नीचे बैठी गई। धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगा, यानी कि अंधेरा होने लगा। उसने देखा कि एक काली मूर्ति धीरे धीरे पर्वत की तंग राह से किले की ओर अग्रसर हो रही है, यानी कि आ रही है। उसने समझा पिता का संदेशवाहक होगा, अर्थात संदेशवाहक यानी कि संदेश लेकर आने वाला, संदेशवाहक होगा। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा वह गुप्त द्वार की ओर ना जाकर सिंह द्वार की ओर जा रहा है। तब अवश्य शत्रु है। राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और छिपती हुई उस मूर्ति के पास ही द्वार की पौर के ऊपर आ गई। वह मूर्ति एक गठरी को पीठ से उतारकर प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ललकार कर कहा, वहीं खड़े रहे और अपना अभिप्राय कह। अभिप्राय यानी कि किस कारण से आया है ये बता। काल रूप राजकुमारी को सम्मुख देख वह व्यक्ति भयभीत स्वर में बोला, मुझे किले में आने दीजिए, बहुत जरूरी संदेश है। वह संदेश वहीं से कह, वह अतिशय गोपनीय है। गोपनीय यानी कि बहुत ज्यादा गुप्त रखने वाली बात है। कुछ चिंता नहीं, कह, मैं किले में आकर कहूंगा। उससे पहले यह तीर तेरे कलेजे के पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में है, मैं उनका चर हूं। चिट्ठी हो तो फेंक दे, जबानी कहना है, जल्दी कह, यहां से नहीं कह सकता। तब ले। राजकुमारी ने तीर छोड़ा, वह उसके कलेजे को पार करता हुआ निकल गया। राजकुमारी ने सीटी दी, 2 सैनिक हाजिर हुए। राजकुमारी की आज्ञा पार रस्सी के सहारे उन्होंने नीचे जो मृत व्यक्ति को देखा, यवन था। दूसरा व्यक्ति पीठ पर गठरी में बंधा था। यह देख राजकुमारी जोर से हंस पड़ी। इसके बाद वह प्रत्येक ब्रुज पर घूम घूम कर प्रबंध और पहरे का निरीक्षण कर रही थी। पश्चिम फाटक पर जाकर देखा, द्वार रक्षक द्वार पर ना था। कुमारी ने पुकार कर कहा, यहाँ पहरे पर कौन है? एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर राजकुमारी को मुजरा किया। उसने धीरे धीरे कुमारी के कान में कुछ और भी कहा। वह हंसती हंसती बोली, ऐसा ऐसा, अच्छा, वह तुम्हें घूस देंगे बाबा साहब? हाँ बेटी। बूढ़ा योद्धा तनिक हंस दिया। उसने गांठ से सोने की पोटली निकालकर कहा, यह देखो, इतना सोना है। अच्छी बात है, ठहरो, हम उन्हें पागल बना देंगे। बाबा साहब, तुम आधी रात को उसकी इच्छा अनुसार द्वार खोल देना। वृद्ध की भी हंसता और सिर हिलाता हुआ चला गया। 12 बज गए थे। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। कुछ आदमी दूर की ओर छिपे छिपे आ रहे थे। उनका सरदार मालिक काफूर था। उसके पीछे 100 चुने हुए योद्धा थे। संकेत पाते ही द्वारपाल ने प्रतिज्ञा पूरी की। विशाल मेहरा द्वार फाटक खुल गया। 100 व्यक्ति चुपचाप दुर्ग में घुस गए। मलिक काफूर ने मंद स्वर में कहा, यहाँ तक तो ठीक हुआ। अब हमें उस गुप्त मार्ग से दुर्ग के भीतर महलों में पहुंचा दो जिसका तुमने वादा किया है। राजपूत ने कहा, मैं वादे का पक्का हूं, मगर बाकी सोना तो दो। यह लो। यवन सेनापति ने मुहरों की थैली हाथ में धर दी। राजपूत फाटक का ताला बंद कर चुपचाप प्राचीर की छाया में चल दिया। वह लोमड़ी की भांति चक्कर खाकर वहीं गायब हो गया। यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए। न पीछे का रास्ता मिलता था न आगे का। वे वास्तव में कैद हो गए थे और अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। मलिक काफूर दांत पीस रहा था। राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी। यवन सेना ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रखा था। खाद्य सामग्री धीरे धीरे कम हो रही थी। घेरे के बीच से किसी का आना अशक्य था। राजपूत भूखों मर रहे थे। राजकुमारी का शरीर पीला हो गया था और उसके अंग शिथिल हो गए थे। शिथिल यानी कि ढीले पड़ गए थे। उसके अंग ढीले पड़ गए थे, पर नेत्रों का तेज वैसा ही था, अर्थात नेत्रों यानी कि आंखों में तेजी वैसे ही बरकरार थी। उसे कैदियों के भोजन की बड़ी चिंता थी। किले का प्रत्येक आदमी उसे देवी की भांति पूछता था। उसने मलिक काफूर के पास जाकर कहा, यवन सेनापति, मुझे तुझसे कुछ परामर्श करना है। परामर्श यानी कि विचार विमर्श करना है। मैं विवश हो गई हूं। दुर्ग में खाद्य सामग्री बहुत कम हो गई है और मुझे संकोच हो रहा है कि आपकी अतिथि सेवा कैसे की जाए। अब कल से हम 1 मुट्ठी अन्न लेंगे और आप लोगों को 2 मुट्ठी उस समय तक मिलेगा जब तक कि अन्न दुर्ग में रहेगा। आगे ईश्वर मालिक है। मलिक काफूर की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, राजकुमारी, मुझे यकीन है कि आप 20 किलो की हिफाजत कर सकती हैं। हाँ, यदि मेरे पास रसद हो तो। राजकुमारी चली गई। 18 सप्ताह बीत गए।
अलाउद्दीन के गुप्तचर ने आकर शाह को कुर्निश की। क्या राजकुमारी रत्नावती किला देने को तैयार? नहीं खुदाबंद, वहां किसी तरकीब से रसद पहुंच गई है। अब किला 9 महीने पड़े रहने पर भी हाथ ना आएगा। फिर शाही फौज के लिए पानी अब किसी तालाब में नहीं है। और क्या खबर है? रत्न सिंह ने मानवे तक शाही सेना को खदेड़ दिया है। अलाउद्दीन हस्त बुद्धि हो गया और महाराज से संधि का प्रस्ताव किया। संधि करना यानी कि आपस में बातचीत का प्रस्ताव, युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव। सुंदर प्रभात था। प्रभात यानी कि सुंदर सुबह हो गई थी। राजकुमारी ने दुर्ग प्राचीर पर खड़े होकर देखा। शाही सेना डेरे डंडे उखाड़कर जा रही है और महाराज रत सिंह अपनी सूर्यमुखी झंडे को फहराते विजयी राजपूतों के साथ दुर्ग की ओर आ रहे हैं। मंगल कलश सजे थे, बाजे बज रहे थे। दुर्ग में प्रत्येक वीर को पुरस्कार मिल रहा था। मलिक काफूर महाराज के बगल में बैठे थे। महाराज ने कहा, खां साहब, किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको तकलीफ और असुविधाएं हुई होंगी, इसके लिए आप क्षमा करें। युद्ध के नियम सख्त होते हैं। फिर किले पर भारी मुसीबत आई थी। लड़की अकेली थी, जो बन सका किया। मलिक काफूर ने कहा, महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है। यह इंसान नहीं, फरिश्ता है। मैं ताजिंदगी इसकी मेहमानदारी या मेहरबानी नहीं भूल सकता। महाराज ने उसे एक बहुमूल्य सरपेश दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया। दुर्ग में धौंसा बज रहा था। तो बच्चों, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखी गई ये कहानी हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि कभी भी वीरता दिखाने का मौका मिले तो स्त्री और औरत में कोई भी फर्क नहीं है। स्त्री वीरांगना की तरह अपने देश की सेवा के लिए आगे बढ़ जाती है। झांसी की रानी भी एक इसका अद्भुत उदाहरण है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन अपने झांसी को अंग्रेजों के अधीन नहीं होने दिया। और इस कहानी में भी आपको यही सीख मिलती है कि समय आने पर अपने देश के लिए कुर्बान होने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।